सपनों का शहर मुंबई, जिसने बॉलीवुड को चमक दी, स्टॉक मार्केट को रफ्तार दी और भारत की इकोनॉमी को नई पहचान दी। उसने एक ऐसा दौर भी देखा जब उसकी गलियों पर मुंबई अंडरवर्ल्ड का काला साया छाया रहता था। यहाँ बंदूकों की आवाज, सुपारी किलिंग्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स और एनकाउंटर की खबरें रोज की हेडलाइंस बन चुके थे। 1970s और 80s में जब शहर मिल स्ट्राइक्स, अनएम्प्लॉयमेंट और स्मगलिंग के दौर से गुजर रहा था, उसी वैक्यूम में अंडरवर्ल्ड ने जड़ें जमाई। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार जैसे नामों से शुरू हुई ये दुनिया धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम, अरुण गावली, मन्या सुर्वे और छोटा राजन जैसे खतरनाक चेहरों तक पहुंच गई। बॉलीवुड से लेकर बिल्डर्स तक, पोर्ट से लेकर पुलिस तक, हर जगह अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। मुंबई में लोग घरों से निकलकर काम पर तो जाते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता था कि वो जिंदा अपने घर लौटेंगे या नहीं। लेकिन मिड 1990s आते आते तस्वीर बदलने लगी और मुंबई अंडरवर्ल्ड का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा। कई गैंगस्टर्स आपसी गैंग वॉर में मारे गए, कई पुलिस एनकाउंटर के डर से भारत छोड़कर विदेश भाग खड़े हुए, तो सैकड़ों गैंगस्टर्स पुलिस एनकाउंटर में बेमौत मारे गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालास्कर जैसे ऑफिसर्स का राइज हुआ, जिनका मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए सिर्फ एक ही मैसेज था, या तो मुंबई छोड़ दो या फिर हमारे हाथों मारे जाओ। लेकिन सवाल यह है कि जिस अंडरवर्ल्ड से पूरा सिस्टम कांपता था, जिससे पुलिस और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? क्या सिर्फ इसे एनकाउंटर्स ने खत्म किया या फिर लॉ एनफोर्समेंट और बदलती हुई मुंबई ने मिलकर इस एम्पायर को गिराया? और गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया वो कौन सा कानून था जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसी दौर में मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, एक ऐसे शहर के रूप में उभर रहा था जहां लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने की तलाश में आ रहे थे। गांवों और दूर दूर के शहरों से भारी माइग्रेशन हो रहा था और लोग टेक्सटाइल मिल्स, पोर्ट्स और फैक्ट्रीज में काम पाने की उम्मीद लेकर मुंबई पहुंच रहे थे। लेकिन हकीकत ये थी कि यहाँ जॉब सीमित थी, रहने की जगह कम थी और गरीबी तेजी से बढ़ रही थी। इससे मिल एरियाज और डॉकयार्ड्स के आसपास स्लम्स फैलने लगे। स्लम्स में वही लोग रहा करते थे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब थी और जो लोग अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। इसी क्लटर ने उन गरीबों में से काफी लोगों को गलत काम करने की दिशा में मोड़ दिया और उन स्लम्स में धीरे धीरे एक पैरेलल इकोनॉमी जन्म लेने लगी जो काले कारोबार पर आधारित थी। काले कारोबार तब ज्यादा फलने फूलने लगे जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई। कुछ सामानों के इंपोर्ट पर कंडीशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए ताकि उनका लिमिटेड इंपोर्ट हो सके, तो कई आइटम्स के इंपोर्ट को टोटली बैन कर दिया गया। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने और लग्जरी गुड्स जैसी चीजों पर इंपोर्ट टैक्स 100% से भी ज्यादा लगता था। कुछ लग्जरी सामानों पर तो टैक्स 355% तक का था। यही वो चीजें थी जो सोसाइटी में वेल्थ का सिंबल मानी जाती थी। ये सब चीजें तब कुछ ही समय पहले आजाद हुए इंडिया में बनती नहीं थी, इसलिए इंडिया में बहुत से लोग इन चीजों को तस्करी के जरिए मंगवाते थे। इसके अलावा बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के बाद से बॉम्बे में शराब पर भी कड़ी पाबंदी लग गई थी। इस एक्ट की शर्तें इतनी सख्त थी कि कफ सिरप्स तक बैन कर दिए गए क्योंकि उनमें कुछ मात्रा में अल्कोहल होता है। गवर्नमेंट बैन की वजह से अल्कोहल की प्राइसेस आसमान छूने लगी और शराब की ब्लैक मार्केट तेजी से बड़ी होने लगी। इस तरह झुग्गियों में धूल फांक रहे लोगों को मुंबई में इल्लीगली शराब बेचने और लग्जरी गुड्स की तस्करी के जरिए पैसा कमाने का एक बड़ा मौका दिखा। चूंकि काम इल्लीगल था तो उसमें पैसा भी ज्यादा था। जहां पैसा होता है वहां पावर भी होती है और जहां पावर होती है वहां लड़ाई, झगड़े और क्राइम एक आम बात बन जाते हैं। आगे चलकर मुंबई में भी यही हुआ। शुरुआत में काम छोटे लेवल पर हुआ, लेकिन इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व था कि ये एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बन गया। दूसरी तरफ मुंबई की पुलिसिंग सिस्टम कमजोर और करप्ट थी। पुलिस फोर्स पर वर्कलोड बहुत ज्यादा था और सैलरीज काफी कम थी, जिसकी वजह से मुंबई में रिश्वत एक आम बात बन गई। स्मगलर्स और क्रिमिनल्स ने लॉ एनफोर्समेंट को मैनेज करना सीख लिया। झुग्गियों से निकले लोगों ने शराब के कारोबार और तस्करी के जरिए इतना पैसा बनाया कि उसके आगे मुंबई पुलिस, फिल्मी सितारे, सरकारी सिस्टम और नेता भी नतमस्तक हो गए और यही से मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई। हाजी मस्तान, जिसने कभी पंक्चर की दुकान पर तो कभी डॉक्स पर कूली का काम किया था, वो स्मगलिंग का किंग बन गया। उसने मुंबई में कई वेयर हाउस एस्टैब्लिश किए जहां स्मगल्ड गुड्स स्टोर किए जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा गोल्ड और सिल्वर स्मगलिंग भी बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। हाई टैक्सेस की वजह से लीगल मार्केट और स्मगल्ड गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में बड़ा अंतर था और यही मार्जिन स्मगलर्स को अट्रैक्ट करता था। हाजी मस्तान ने खुद को एक रॉबिन हुड की तरह प्रोजेक्ट किया और गरीबों की मदद करके पब्लिक सपोर्ट भी हासिल किया।
हाजी मस्तान की शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का फर्स्ट डॉन कहा जाने लगा। हालांकि उस समय हाजी मस्तान अकेला शख्स नहीं था जिसने लीगल काम के जरिए मुंबई में शोहरत कमाई थी, बल्कि उस समय वहां 2 और लोगों का सिक्का चलता था। उनमें से एक था वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई, जबकि दूसरा पठानों का सरदार करीम लाला था। करीम लाला ने हफ्ता वसूली, इल्लीगल लिकर और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के दम पर अपना कंट्रोल कायम किया, तो वही वरदराजन मुदलियार ने प्रोटेक्शन रैकेट्स, मटका गैम्बलिंग और लेबर यूनियंस के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बनाया। हाजी मस्तान मिलजुल कर बॉम्बे पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने इन दोनों डॉन से झगड़ने के बजाय उनसे दोस्ती कर ली और इसके बाद से उन तीनों ने मुंबई को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके आपस में बांट लिया और सभी अपने अपने इलाके के डॉन बन गए। इससे मुंबई में क्राइम पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और टेरिटोरियल हो गया। चूंकि अंडरवर्ल्ड डॉन अपने एरियाज में वोट्स कंसोलिडेट करने का दम भी रखते थे, जो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी पॉलिटिशियन की जीत का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स ने भी अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिला लिया। ये एक म्यूचुअल रिलेशन था। हर कंसाइनमेंट से आने वाले पैसे का कुछ हिस्सा गैंगस्टर्स पॉलिटिशियंस तक पहुंचाते थे, जो उन्हें इलेक्शन लड़ने के रिसोर्सेज देता था और बदले में अंडरवर्ल्ड को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती थी। पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से अंडरवर्ल्ड ने गवर्नमेंट मशीनरी से खुद को सिक्योर कर लिया। चारों तरफ से खुद को मजबूत करने के बाद अंडरवर्ल्ड के लोग खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिल्मों को भी फाइनेंस करने लगे और उन फिल्मों में अपने करीबी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को रोल दिलवाने लगे। करीब 2 दशकों में अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मुंबई में इस कदर दहशत कायम कर ली कि बिल्डर्स, ट्रेडर्स और यहाँ तक कि बॉलीवुड से जुड़े लोग भी उन्हें प्रोटेक्शन मनी देने लगे। डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में नहीं बल्कि गैंग लीडर्स के पास सुलझाए जाने लगे। 1970s तक अंडरवर्ल्ड मुंबई की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था और पुलिस तमाशबीन बनकर सब कुछ चुपचाप देख रही थी, क्योंकि पुलिस वालों को भी अंडरवर्ल्ड की तरफ से उनका कट पहुंच जाता था। जब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान का दबदबा रहा, मुंबई में गैंग वॉर नहीं हुई, यानी गैंगस्टर्स ने आपस में कोई खास खून खराबा नहीं किया। इसका एक कारण यह भी था कि हाजी मस्तान बिना गोली चलाए किसी भी मामले को सुलझा लेता था। लेकिन 1980 के दशक में अंडरवर्ल्ड में उसका दबदबा कमजोर होने लगा, जिसके बाद उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। पठान गैंग में भी करीम लाला की जगह नए लड़कों ने ले ली और वरदराजन मुदलियार की भी मुंबई पर पकड़ ढीली हो गई। ऐसे में अंडरवर्ल्ड में धीरे धीरे मुंबई के डोंगरी के एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम उभरने लगा। दाऊद ने अपने बड़े भाई सबीर इब्राहिम के साथ मिलकर डी कंपनी स्टैब्लिश की और उसने क्राइम को स्ट्रीट लेवल से उठाकर एक कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट में बदल दिया। हालांकि उसी समय मुंबई में दूसरे लोकल गैंगस्टर्स का भी उदय हो चुका था। अरुण गवली नाम का एक गैंगस्टर दगड़ी चौल में खुद का क्रिमिनल एम्पायर बनाकर खुद को एक हिंदू डॉन के रूप में स्टैब्लिश कर रहा था। उसने लोकल बिजनेसेस, मिल्स, हफ्ता वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए ढेर सारा पैसा बनाया और दगड़ी चौल में पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगा। दूसरी तरफ मन्या सुर्वे जैसे गैंगस्टर्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और एक्सटॉर्शन के जरिए अपना नाम बनाने का प्रयास कर रहे थे और मुंबई के क्रिमिनल इकोसिस्टम में अपनी जगह तलाश रहे थे। पठान गैंग में आलमजेब, समद खान, सईद बाटला और अमीर ज़ादा जैसे नए लड़के भी अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बनाने को बेताब थे। इतने सारे गैंग के इमरजेंस के बावजूद दाऊद अकेला ही अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था। उसने मुंबई पुलिस से गहरी सांठगांठ कर रखी थी और दूसरे लोकल गैंगस्टर्स की पुलिस से मुखबिरी करता रहता था, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके अलावा वो दूसरे गैंग के बिजनेसेस में भी टांग अड़ाने लगा था, जिससे मुंबई अंडरवर्ल्ड में आपसी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। इसके बाद दाऊद की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए 12 फरवरी 1981 को पठान गैंग और मन्या सुर्वे ने मिलकर दाऊद के बड़े भाई सबीर इब्राहिम की हत्या कर दी। इसके बाद गैंगस्टर्स का एक दूसरे के परिवार को निशाना न बनाने का रिवाज टूट गया और मुंबई में गैंग वॉर आम हो गई। अपने भाई की हत्या से गुस्साए दाऊद ने पुलिस से मुखबिरी करके मन्या सुर्वे समेत अपने कई दुश्मनों को एनकाउंटर करवा दिया और फिर पठान गैंग के भी कई लोगों की हत्या कर दी। हालांकि साल 1986 उसका इंडिया में आखिरी साल साबित हुआ, क्योंकि मन्या सुर्वे के बाद मुंबई में पुलिस एनकाउंटर का प्रचलन शुरू हो गया था। मुंबई पुलिस ने दाऊद को शुरुआत में काफी सपोर्ट किया था और कई बार उसके गलत कामों पर अपनी आंखें मूंद ली थी, लेकिन अब दाऊद को भी डर लगने लगा था कि अगर वो कुछ दिन इंडिया में और रहा तो यहाँ उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। इसलिए 1986 में उसने भागकर दुबई में शरण ले ली और इंडिया में डी कंपनी को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड छोटा राजन को सौंप दी। दाऊद के दुबई भागने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड को सिर्फ मुंबई तक सीमित न रखकर दुबई, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला दिया गया। इससे मुंबई के स्मगलिंग रूट्स इंटरनेशनल हो गए और अंडरवर्ल्ड में मनी फ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया।
दाऊद के दुबई भागने के बाद भी मुंबई में गैंग वॉर और पुलिस एनकाउंटर जारी रहे। डी कंपनी की मुखबिरी के चलते पुलिस ने रमा नायक का एनकाउंटर कर दिया। रमा नायक को अशोक जोशी और अरुण गावली अपना गुरु मानते थे, इसलिए दोनों ने अपने हुक्मरान की मौत का बदला लेने और पब्लिक के दिमाग में दाऊद का डर खत्म करने के लिए 21 नवंबर 1988 को उसके फाइनेंशियल एडवाइजर सतीश राजे को बीच सड़क पर कार में ही गोलियों से भून डाला। लेकिन यह बदला अशोक जोशी के लिए भी जानलेवा साबित हुआ। सतीश राजे की हत्या के केवल 13 दिन बाद 4 दिसंबर 1988 को अशोक जोशी जब अपने 3 दोस्तों के साथ मारुति 800 में बैठकर पुणे जा रहा था तो छोटा राजन और उसके 14 गुर्गों ने उसकी गाड़ी पर करीब 180 राउंड्स फायरिंग की, जिससे अशोक जोशी और उसके तीनों दोस्त मारे गए। कुछ महीनों बाद दाऊद के इशारे पर छोटा राजन ने अरुण गावली के बड़े भाई किशोर गावली की भी हत्या कर दी। पहले अपने गुरु फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त और बड़े भाई की हत्या से अरुण गावली बदले की आग में जलने लगा। उसके लिए अब डी कंपनी को मुंबई से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र मकसद रह गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि अरुण गावली गैंग ने भी बदले में डी कंपनी के हवाला हैंडलर महेंद्र चौराडिया और दाऊद के 2 खास आदमी लंबू अमीर और राजी मेहंदी को मार गिराया। इसके बाद अरुण गावली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की भी हत्या कर दी, जिसने मुंबई में एक ऐसे शूटआउट को जन्म दिया जिससे मुंबई थर्रा गई। बदले की आग में जल रहे दाऊद के इशारे पर उसके शूटर्स ने 12 नवंबर 1992 को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में घुसकर ताबड़तोड़ 500 राउंड्स की फायरिंग की और दाऊद के जीजा की हत्या करने वाले शैलेश हलदंकर को भून डाला। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने न केवल मुंबई को दहला दिया बल्कि डी कंपनी में भी दरार पैदा कर दी। दरअसल दाऊद ने अपने जीजा के हत्यारे को मारने का काम पहले अपने राइट हैंड छोटा राजन को सौंपा था, लेकिन उसके जीजा के हत्यारे जेजे हॉस्पिटल में पुलिस प्रोटेक्शन में भर्ती थे, इसलिए उसको उन्हें मारने में देरी हो रही थी। इससे दाऊद छोटा राजन पर शक करने लगा था और उसने ये काम अपने लेफ्ट हैंड छोटा शकील को सौंप दिया था। इसके बाद से छोटा राजन और दाऊद के बीच दरार बढ़ने लगी। इधर मुंबई में जहां एक तरफ गैंगस्टर्स खुद एक दूसरे को खत्म करने पर तुले थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर उन्हें जड़ से खत्म करने में लगी हुई थी। साल 1991 में मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS को टिप मिली कि डी कंपनी का कुख्यात शूटर दिलीप बुवा और माया दोलास अपने 5 गुर्गों के साथ लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में छिपे बैठे हैं। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मुंबई ATS अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और करीब 4 घंटे तक चले शूटआउट में दिलीप बुवा, माया दोलास समेत दाऊद के 7 गुर्गों को मार गिराया। लेकिन अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक रूप तब देखने को मिला जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जाने के बाद पूरे देश में कम्युनल राइट्स भड़क उठे। मुंबई भी इससे छूता नहीं रहा और मुंबई की सड़कों पर हर रोज खून बहने लगा। ऐसे में दुबई में बैठे दाऊद ने भी मुंबई को दहलाने के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ हाथ मिला लिया। पाकिस्तान से स्मगल किए गए बॉम्ब्स, RDX और ऑटोमेटिक वेपन्स की मदद से दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, अनीस इब्राहिम और ISI के साथ मिलकर 12 मार्च 1993 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक करवा के 12 जोरदार धमाके करवाए। इन धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अंडरवर्ल्ड केवल एक क्राइम प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। इस आतंकी हमले ने शहर की तस्वीर और अथॉरिटीज की सोच दोनों को बदल दिया। पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक एंगर और मीडिया स्क्रूटिनी के चलते मुंबई पुलिस को ऑलमोस्ट फ्री हैंड दे दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक स्पेशल स्क्वाड बनाई। मुंबई पुलिस समझ चुकी थी कि अगर इन गैंगस्टर्स के मन में खौफ पैदा करना है तो उनके मन में मौत का डर पैदा करना ही होगा, क्योंकि गैंगस्टर्स जुडिशरी की कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। केस सालों साल चलने की वजह से गवाहों को पेश करने में दिक्कत आती थी और कई गवाह गैंगस्टर्स के डर से उसके खिलाफ गवाही देने से मुकर जाते थे। ऐसे में पुलिस ने गैंगस्टर्स को अरेस्ट करने के बजाय बड़ी संख्या में मारना शुरू कर दिया। दया नायक, विजय सालस्कर, असलम मोमिन, प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे, प्रफुल्ल भोसले और संजय कदम जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जनता की नजर में एक्शन हीरोज की तरह उभर कर सामने आए। इन ऑफिसर्स में से कई ने मुंबई पुलिस अकेडमी से 1983 के बैच में ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और यही बैच आगे चलकर 83 बैच के नाम से मशहूर हो गया। एनकाउंटर्स की ये सीरीज वैसे 1982 से ही शुरू हो गई थी, जब पुलिस ऑफिसर्स राजा सबनानी और इसाक बागवान ने वडाला में गैंगस्टर मन्या सुरवे का एनकाउंटर किया था। इसके बाद साल 1993 तक और भी कई एनकाउंटर्स हुए, लेकिन इसमें तेजी 83 बैच के एक्टिव होने के बाद आई। 83 बैच पहली बार 6 मई 1993 को चर्चा में आया, जब 36 गैंग वॉर में
इन्वॉल्व्ड सुभाष मकड़वाला को विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा और इंस्पेक्टर शंकर कामले ने 13 गोलियां दागकर भून डाला। इसके बाद लगातार कई एनकाउंटर्स हुए जिनमें डी कंपनी समेत कई गैंग्स के टॉप शूटर्स मारे गए। अब गुनाहों की सजा लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद नहीं बल्कि पुलिस की गोलियों से दी जाने लगी थी। हर एनकाउंटर में लगभग एक ही कहानी होती थी। टिप मिलने के बाद पुलिस बताए हुए ठिकाने पर गैंगस्टर को पकड़ने पहुंचती, उसे सरेंडर करने को कहा जाता लेकिन वो उल्टा पुलिस पर फायरिंग कर देता और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा जाता। कोर्ट के सामने हर बार पुलिस का यही कहना होता था कि उसने डिफेंस में गोली चलाई है। यही से गैंगस्टर्स के मन में पुलिस का खौफ पैदा हुआ और मुंबई अंडरवर्ल्ड के खात्मे की कहानी शुरू हो गई। 1993 के बाद अंडरवर्ल्ड भी रिलीजन के नाम पर बंटने लगा था। 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से पहले हिंदू और मुस्लिम डॉन साथ काम करते थे, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होते थे और फैमिली लेवल रिलेशंस बनाए रखते थे। लेकिन 1993 के बाद हालात बदल गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद डी कंपनी में देखने को मिला। छोटा राजन, जिसे दाऊद अपना राइट हैंड मानता था, उसने 1993 के आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग से उसको बिल्कुल दूर रखा था। डी कंपनी के मुस्लिम लोग अब उसे काफिर कहने लगे थे और दुबई में दाऊद की पार्टी में उसे मारने की प्लानिंग भी की जा चुकी थी। हालांकि किसी तरह छोटा राजन को इसकी खबर पहले ही लग गई और वो बच निकला। यही से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और मुंबई अंडरवर्ल्ड धर्म के नाम पर बट गया। इसके बाद छोटा राजन अपना अलग गैंग चलाने लगा और खुद को हिंदू डॉन साबित करने के लिए उसने मुंबई अटैक के उन आरोपियों की हत्याएं करवानी शुरू कर दी जो जमानत पर बाहर थे। उसने दाऊद के फेवरेट नार्को टेररिस्ट फिल्लू खान अलायस बख्तियार अहमद खान को ढेर कर दिया जो 1993 मुंबई ब्लास्ट में भी शामिल था। इसके अलावा उसने सलीम कुरला, माजिद खान और मोहम्मद जिंदरन जैसे दाऊद के कई गैंग मेंबर्स को भी ढेर किया जो 1993 मुंबई ब्लास्ट में भी शामिल थे। उसने आगे चलकर दुबई में दाऊद के एक बहुत खास आदमी शरद शेट्टी को भी मरवा दिया। उसने कई बार दाऊद को भी मारने की कोशिश की लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। इस दौरान मुंबई में पुलिस की एनकाउंटर किलिंग्स भी जारी रही। जो गैंगस्टर्स पहले खुलेआम घूमते थे वो अंडरग्राउंड हो गए या मुंबई छोड़कर भाग गए। दुबई, नेपाल, मलेशिया जैसे रूट्स जो पहले क्राइम के लिए इस्तेमाल होते थे अब एस्केप के रास्ते बन गए। इस दौरान अरुण गावली गैंग और अमरनाथ गैंग पर भी पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। अरुण गावली गैंग को खत्म करने में पुलिस ऑफिसर विजय सालस्कर की अहम भूमिका थी। सालस्कर रोज दगड़ी चौल के बाहर अपनी पुलिस जीप खड़ी करके बोनेट पर बैठकर घंटों अरुण गावली का इंतजार करते थे। कहा जाता है कि अरुण गावली को विजय सालस्कर से इतना डर लगता था कि उसे हर दिन लगता था कि मौत उसका बाहर इंतजार कर रही है। उसका ये डर तब से और बढ़ गया था जब पुलिस ने उसके दो सबसे भरोसेमंद आदमी सदा पावले और विजय तांडेल का एनकाउंटर कर मार दिया था। जैसे जैसे एनकाउंटर्स बढ़े वैसे वैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। इस स्क्वाड ने अंडरवर्ल्ड का मोराल तोड़ने में अहम भूमिका निभाई और उन लोगों के मन में भी मौत का डर बैठा दिया जो कभी दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझते थे। इस स्क्वाड ने अपने ऑपरेशंस में 600 से ज्यादा गैंगस्टर्स को एलिमिनेट या न्यूट्रलाइज किया और 2005 तक आते आते मुंबई से अंडरवर्ल्ड का लगभग सफाया कर दिया। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस के इन सभी ऑफिसर्स में गैंगस्टर्स के एनकाउंटर्स करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई थी। आलम यह था कि इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के नाम 312, इंस्पेक्टर दया नायक के नाम 83, इंस्पेक्टर प्रफुल्ल भोसले के नाम 77, इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंग्रे के नाम 54, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे के नाम 63 और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के नाम 61 एनकाउंटर दर्ज है। एनकाउंटर के जरिए इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा इतने फेमस हो गए थे कि टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने इंटरनेशनल एडिशन के कवर पर जगह दी थी। जहां गैंग वॉर्स और पुलिस एनकाउंटर्स मुंबई अंडरवर्ल्ड को खोखला करते जा रहे थे तो वही उसके खात्मे में एक अहम किरदार 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स ने भी निभाया। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से देश के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार डिक्लाइन कर रहे थे। 1990s की शुरुआत तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इंडिया के पास कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए भी रिजर्व्स नहीं बचे थे। ऐसे में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिनका मकसद इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना और ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन करना था।
जैसे ही इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन गुड्स के लिए खोला गया, इंडियन मार्केट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से भर गए। गवर्नमेंट ने पहले जिन आइटम्स के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस और बैन्स लगाए हुए थे, 1991 के बाद उन्हें धीरे धीरे हटा दिया गया। स्मगलिंग मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए इनकम का एक मेजर सोर्स हुआ करती थी, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स ने अंडरवर्ल्ड के इस पूरे बिजनेस मॉडल को तबाह कर दिया, क्योंकि जिन आइटम्स को अंडरवर्ल्ड इलीगल तरीके से स्मगल करता था, वही प्रोडक्ट्स अब लीगली मार्केट में अवेलेबल होने लगे। प्राइस डिफरेंस खत्म हो गया और स्मगलिंग का प्रॉफिट मार्जिन लगभग जीरो हो गया। जो लग्जरी गुड्स पहले सिर्फ सिलेक्टेड लोगों तक सीमित थे, अब वो मिडिल क्लास की रीच में आ चुके थे। इस इकोनॉमिक शिफ्ट ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अंडरवर्ल्ड में डेस्परेशन साफ दिखाई देने लगी और उन्हें नए सोर्सेज ऑफ इनकम तलाशने पड़े। इसके अलावा 1970 के दशक से ही महाराष्ट्र में लिकर लॉज भी धीरे धीरे रिलैक्स हो चुके थे। इसका सीधा असर अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में चल रहे इलीगल लिकर ट्रेड पर पड़ा। जो लिकर डेंस कभी अंडरवर्ल्ड की स्टेडी इनकम का जरिया थे, वो धीरे धीरे बंद होने लगे। ब्लैक मनी ड्रिवन इकोनॉमी की जगह कॉर्पोरेट मुंबई ने ले ली। ऐसे में अंडरवर्ल्ड पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और उनका ज्यादातर झुकाव एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की ओर बढ़ने लगा था। पहले जहां ये क्राइम्स लिमिटेड स्केल पर होते थे, वही स्मगलिंग और लिकर ट्रेड के कोलैप्स के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपना पूरा फोकस इन्हीं एक्टिविटीज पर लगा दिया। इससे मुंबई में लार्ज स्केल पर आम जनता, बिजनेसमैन, बॉलीवुड से जुड़े लोगों से एक्सटॉर्शन मांगा जाने लगा और एक्सटॉर्शन न देने पर उनको किडनैप या उनकी हत्या की जाने लगी। एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार करने पर दाऊद गैंग ने म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की अगस्त 1997 में हत्या कर दी। इस हत्या ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दौरान शिवसेना के कई वर्कर्स और लीडर्स की भी अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स ने हत्या की। साल 1998 में केवल एक ही साल में मुंबई में 101 बिजनेसमैन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स को फिरौती नहीं दी थी। साफ था कि मुंबई के एनकाउंटर्स की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोग देश तो छोड़ चुके थे, लेकिन उनके लोग अब भी मुंबई को लहूलुहान कर रहे थे। ऐसे में इसी साल करीब 800 ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स बिरला क्रीड़ा केंद्र में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने कोलैप्सिंग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उस समय के महाराष्ट्र के सीएम मनोहर जोशी, डिप्यूटी सीएम गोपीनाथ मुंडे, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने ब्लैक दिवाली मनाने और टैक्सेस ना देने की धमकी तक दे दी। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर इन गैंगस्टर्स को जड़ से उखाड़ फेंकने का चौतरफा दबाव बन गया। भले ही पुलिस एनकाउंटर्स की वजह से अंडरवर्ल्ड की ताकत काफी कम हुई थी, लेकिन अब एक ऐसे कानून की जरूरत भी महसूस की जा रही थी जो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में मदद करे। ऐसे में साल 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट लागू किया। इसमें पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा जो पहले 60 से 90 दिनों की थी, उसे बढ़ाकर 180 दिन तक कर दिया। जहां पहले पुलिस किसी को 15 दिनों तक रिमांड पर रख सकती थी, वहीं मकोका में पुलिस रिमांड 30 दिनों तक की कर दी गई। इसके अलावा मकोका के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की जेल की सजा, जबकि अपराध बड़ा होने पर फांसी तक की सजा दी जा सकती है। मकोका के केसों की सुनवाई भी स्पेशल मकोका कोर्ट में होती है। यानी एक ऐसा कड़ा कानून था जिसके शिकंजे में एक बार आने के बाद छूटना काफी मुश्किल था। इसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोगों की प्रॉपर्टी सीज होने लगी, बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने लगे और उनका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कमजोर पड़ गया। अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे स्ट्रीट से गायब होने लगा। जो माफिया कभी मुंबई को कंट्रोल करता था, वो अब सर्वाइवल मोड में था। स्ट्रीट्स, पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स, हर जगह सिस्टम का पलड़ा भारी हो चुका था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसीज को ज्यादा पावर्स मिली। एनकाउंटर ऑपरेशंस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्टर लॉज की वजह से गैंगस्टर्स के लिए मुंबई में टिके रहना मुश्किल हो गया। इसी बीच कई बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स लॉ के शिकंजे में आए। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स जो 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए, उन्हें मुंबई तक लाने और टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार की हत्या करवाने वाले अबू सलेम को पोर्चुगल में अरेस्ट किया गया और लंबी लीगल प्रोसेस के बाद साल 2005 में इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया गया। उसकी गिरफ्तारी ने डी कंपनी की ऑपरेशनल बैकबोन तोड़ दी और वो आज भी नासिक रोड सेंट्रल जेल में कैद है। अरुण गवली को भी 2008 में हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। वही छोटा राजन, जो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, उसे भी साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली में अरेस्ट करके इंडिया लाया गया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इससे साफ था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन चाहे मुंबई में हो या भारत के बाहर, वो सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर आज मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करें तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम अब भी फरार है। भले ही भारत की पहल के चलते अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर उसके सर पर भारी भरकम इनाम
नाम रखा हुआ है और वो एक हद तक ऑपरेशनली आइसोलेट हो चुका है, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित बैठा हुआ है। ये कहीं ना कहीं इंडियन एजेंसीज की नाकामी है, लेकिन अगर इस केस को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर बड़ा गैंगस्टर मुंबई अंडरवर्ल्ड से साफ हो चुका है। जहां शरद शेट्टी, रामाभाई नायक, बाबू रेशम और अशोक जोशी जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी गैंग वॉर्स में मारे गए, तो वहीं मन्या सुर्वे, माया दोलास, दिलीप बुवा और अमरनाथ नायक जैसे गैंगस्टर्स पुलिस एनकाउंटर्स का शिकार हो गए। इसके अलावा अनिल परब, अबू सलेम और छोटा राजन जैसे बड़े नाम आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं अरुण गवली करीब 17 साल जेल में बिताने के बाद 2025 में जमानत पर जेल से बाहर आया है। आज मुंबई में शांति है और अंडरवर्ल्ड को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। मुंबई आज अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है और डेवलपमेंट के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस सब के बीच सिस्टम मजबूत हुआ है, सिटी मैच्योर हुई है और अंडरवर्ल्ड जो कभी शैडो में राज करता था, आज सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। पिछले 20 सालों में गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स ने यह साफ कर दिया है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कोई भी क्रिमिनल कानून की पहुंच से बाहर नहीं हो सकता और किसी भी शहर में अमन और चैन कायम किया जा सकता है। अगर आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के खात्मे की ये कहानी दिलचस्प लगी तो आपको हमारी राइज ऑफ मुंबई माफिया सीरीज की बाकी वीडियोस भी जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज में हमने हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, मन्या सुर्वे, अरुण गावली और छोटा राजन की पूरी कहानी डिटेल में कवर की है। इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में